बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब है वो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हैं, या आप ग्रेजुएशन में हैं, या आप कोई ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हर एग्जाम में आती है। यदि उसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश में यदि ग्रामर पूछते हैं उस पेपर में, तो 100% करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये जरूर आती है। और इस वीडियो में मैं आपको 40 रूल बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा और बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। 40 रूल पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। पहला रूल है बच्चों, फर्स्ट रूल हम बताऊंगा आपको, डू, डज और डिड। डू, डज, डिड, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको डू, डज, डिड नजर आते हैं तो वहां उस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कोई एस भी नहीं होगा। जैसे मान लो शी डज नॉट एप्पल। अब यहां पर हमें ईट की वर्ब यूज करनी है, ईट या ईट्स या ईटन या वाज ईटिंग, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, कोई एस नहीं लगता। डू, डज, डिड आ जाए तो कोई आईएनजी नहीं होती, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म, चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो, डू, डज, डिड। और कई सेंटेंस हैं जिसमें जैसे हैव, हैज है तो उसमें थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव वॉइस करते हैं तो बदल जाती हैं, कई बार कॉन्टिन्यूस हो जाता है फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। यहां चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो हम यूज करेंगे ईट, ठीक है, ईट, कोई ऐसी नहीं होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों, और ये है पास्ट इंडेफिनिट की। तो इनमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, वहां तो हम यूज करते ही नहीं ऐसे। अगर हम देखो ये ले लो, आई डोंट नो यू, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। इंटरोगेटिव ले लो, डज ही कम हियर, क्या वह यहां आता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, डू, डज, डिड आ जाएगा, डिड भी। दे डिड नॉट प्ले, कोई सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले चेस यस्टरडे। तो डू, डज, डिड में ऐसे फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। बेर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। अब एक डू, डज, डिड का एक अलग प्रकार का सेंटेंस भी है। जैसे हम स्ट्रेस करने के लिए, उस बात पे स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए हम डू, डज, डिड यूज कर लेते हैं, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे आई डू गो देयर, यहां पे जो गो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब ये सेंटेंस आप समझोगे कि अजीब लग रहा है, ये डू जो है यहां पर इस बात पे स्ट्रेस डालने के लिए है, ये गलत सेंटेंस नहीं है। जैसे हम प्लीज डू कम कहते हैं ना, प्लीज डू कम, कृपया यहां आइएगा, जरूर आइएगा, उस पर स्ट्रेस डालने के लिए। तो आई डू गो देयर, इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे आई गो देयर और आई डू गो देयर, तो इसमें फर्क क्या है? ये तो हम मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर मैं वहां जाता हूं, और ये है आई डू गो देयर मैं वहां जाता तो हूं, थोड़ा स्ट्रेस डालने के लिए है। ऐसे ही इसमें भी शी डज कम हियर, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उससे तो अलग बनेगा। ये मत सोचना कि इसमें तो नेगेटिव भी नहीं बना, तो कौन सा टेंस है ये? शी डज नॉट कम हियर बनेगा, सेंटेंस सही लगेगा, लेकिन यहां ये डज अलग तरह से यूज्ड है, स्ट्रेस और एम्फसाइज करने के लिए यूज किया गया है। वह यहां आती तो है, शी डज कम हियर। अगर शी कम्स कर देंगे ना, यहां डज हटा के कम्स, तो इसका मतलब होगा शी कम्स हियर, वह यहां आती है, वह यहां आती तो है, तो ये डज लगेगा यहां। अब बात यह है कि डू, डज, डिड अगर ऐसे सेंटेंस में भी आता है तो भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। बात ये है हमारे रूल वाली। एक तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में ऐसे डू, डज, डिड आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म, कोई एस नहीं, कोई चक्कर नहीं इसमें। यहां ऐसे भी यूज होता है डू, डज, डिड भी। दे डिड विजिट द स्कूल, उन्होंने स्कूल विजिट किया तो था,
क्या करते तो थे। दे डिड विजिट, यहां भी फर्स्ट फॉर्म ही होगी। दे डिड विजिट, दे विजिटेड द स्कूल, ये तो सिंपल पास्ट है, दे विजिटेड द स्कूल। अब यहां ये डिड लगा दिया, इसका मतलब है कि वे आते तो थे स्कूल में, विजिट किया तो था उन्होंने, इस पे स्ट्रेस डाल दिया है। ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है, आई डू गो देयर। सिंपल भी बोलते हैं, आई डू कम, मैं आता तो हूं, आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, ऐसे होता है। एक टाइप और है डू डज डिड का, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म, फिर हम अगले रूल पे चलेंगे। वो है सी डज नथिंग, शी डज नथिंग बट प्ले। यहां देखो ये सेंटेंस, ये डज नथिंग बट, ये डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, इसी प्रकार के सेंटेंस में बट से पहले, बट नथिंग बट से पहले डू डज डिड है, तो यहां ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कोई टू नहीं इसमें, कोई आईएनजी नहीं, कोई एसईएस नहीं। बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं ऐसे, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट भी तो एक टेंस का ही रूप है, समझ लो, वर्ब होती है वो भी, ये भी वर्ब को ही यूज कर रहे हैं। तो काफी बातें नॉन फाइनाइट की भी आएंगी, नॉन फाइनाइट का तो वैसे अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां भी तो मिक्स होंगी बहुत सी बातें। ऐसे ही आई डिड नथिंग, आई डिड नथिंग बट ईट चॉकलेट। अब यहां जो ईट है ना, ये वही है बेयर इंफिनिटिव। आई डिड नथिंग बट ईट चॉकलेट्स, मैंने चॉकलेट खाने के सिवाय कुछ नहीं किया। अब ये जो बट है ना, यहां ये कंजंक्शन नहीं है, एक तरह से प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, के सिवाय, एडवर्ब की तरह, के सिवाय, बट प्ले, बट ईट। अब यहां एक्सेप्ट की तरह है, यहां परंतु वाला नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया सिवाय खेलने के। मैंने कुछ नहीं की, वह कुछ नहीं करती सिवाय खेलने के, वह मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग बट ईट चॉकलेट, चॉकलेट खाने के सिवाय कुछ नहीं किया। तो ऐसे नथिंग बट के बाद जो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, उसमें डू डज डिड हो पहले। आई डू, जैसे दे डू नथिंग, दे डू नथिंग बट वीप, क्राई, रोने के सिवा कुछ नहीं करते वो, दे डू नथिंग बट वीप। ये यहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, यहां इस बट का मतलब है एक्सेप्ट, के सिवाय, ठीक है। ये था हमारा पहला रूल, डू डज डिड किसी भी सेंटेंस में हो, उसमें आपको चाहे पहले हो या बाद में हो, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखो ये ईट, नो, कम, प्ले, इस प्रकार का सेंटेंस है तो भी आई डू गो, शी डज कम, दे डिड विजिट। और ये बट नथिंग बट वाले सेंटेंस में भी डू डज डिड आ गया और नथिंग बट है, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है बट के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे रूल नंबर 2 के तरफ। पहला रूल था डू डज डिड, रूल नंबर 2 है भाई टू वाला। रूल नंबर 2 टू वाला ही है। टू एक प्रीपोजिशन है, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन इसमें कई रूल हैं। 2 नंबर देखो, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी होती है, ठीक है। टू के साथ हम बी लगा देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी करते हैं, ठीक है। ये कई रूल हैं। तो पहले बताता हूं टू का सिंपल, जैसे सी वॉन्ट्स टू गो होम। अब यहां टू के बाद यदि ब्लैंक है ना किसी भी सेंटेंस में ऐसे सिंपल, तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसको टू इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो सी वॉन्ट्स टू गो होम, ठीक है। आई वेंट देयर टू लर्न इंग्लिश, आई वेंट देयर टू लर्न इंग्लिश। तो यहां ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ऐसे टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। ये कई बार स्टार्टिंग में भी आती है, टू इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे इसका एक वो मुहावरा है, वो फेमस सेइंग है, टू एयर इज ह्यूमन। ये जरूर याद रखना, पेपर में आती है ये।
सब्जेक्ट के रूप में जिरंड भी यूज करते हैं आईएनजी। स्मोकिंग इज बैड, ये एररिंग नहीं होगा। टू एरर इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला है। टू एरर इज ह्यूमन, आदमी गलती का पुतला है। ऐसे स्टार्टिंग में ये टू यूज हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, ये टू तो हम यूज करते हैं। अब कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ टू लगाने के बाद आईएनजी यूज होती है, यानी जिरंड यूज होता है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होती है। वो 2-4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं बस उसमें, वो पेपर में आते हैं बहुत ज्यादा। एक तो ये लुक फॉरवर्ड टू, एक तो ये लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। एक एडमिटेड टू, एडमिटेड टू, एक कन्फेस्ड टू, ये याद रखना, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। कन्फेस्ड टू, और एक यूज्ड टू भी है, यूज्ड टू ही बताऊंगा आपको। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ब्स हैं, इनके साथ ये टू है, इसके बाद हमेशा ही आईएनजी लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी इसमें। टू सिंपल तो टू फर्स्ट फॉर्म में आती है, यहां खाली ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। लुक फॉरवर्ड, एडमिटेड, देखो आई लुक फॉरवर्ड टू, अब यहां हम वर्ब यूज करेंगे ना, जैसे मान लो मीट है, मैं उनसे मिलने की आशा कर रहा हूं। लुक फॉरवर्ड आशा करना होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग। लुक फॉरवर्ड टू मतलब एक्सपेक्ट होता है, आई एक्सपेक्ट। लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा ये टू के बाद जो वर्ब आएगी आईएनजी के साथ आएगी, मीटिंग, मीटिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग देम, टू मीटिंग देम। लुक फॉरवर्ड के साथ टू आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लेती है ये लुक फॉरवर्ड। ऐसे ये हैं, सी एडमिटेड या सी कन्फेस्ड। कन्फेस्ड होता है क्राइम मान लेना, अपराध स्वीकार कर लेना। सी कन्फेस्ड टू स्टीलिंग, सी कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द बैग या मनी, उसने पैसे चुराने की स्वीकृति कर ली, हाँ भर ली, एडमिट कर लिया। ये एडमिट भी वही वर्ड है, ही एडमिटेड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। ही एडमिटेड, एडमिट जो होता है वो स्वीकार करना भी होता है। आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। तो ही एडमिटेड टू, ही एडमिटेड टू मेकिंग, ऐसे देख लो, ही एडमिटेड टू मेकिंग मिस्टेक, उसने गलती करना स्वीकार कर लिया। मिस्टेक, मेकिंग, देखो ये आईएनजी यूज कर रहे हैं टू के बाद, मेकिंग, मीटिंग, खाली इन वर्ड्स के साथ याद रखना है ये। और यूज टू का और ले लो, यूज टू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू तो मॉडल है ना एक, यूज टू तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और एक मॉडल की तरह। तो वैसे देखो, ही यूज्ड टू प्ले, यहां तो हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जब ये यूज टू मॉडल की तरह यूज हो ना सेंटेंस में, तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इस यूज टू से पहले कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो या कोई और वर्ब हो, मेन वर्ब, तो फिर यहां पर हम आईएनजी लिखेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लेगी। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग, अब यहां प्लेइंग होगा। इस यूज टू में प्ले, इस यूज टू में प्लेइंग, क्योंकि यूज टू से पहले ही जब आ गया ना, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तो ये है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। ऐसे ये यूज टू, इसमें ऑक्सिलरी है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लिया। इससे पहले ही जब आ जाए, वाज वर आ जाए, हैव हैज आ जाए, या कोई और वर्ब आ जाए, ही गॉट यूज टू, ही गॉट यूज टू, ऐसे भी फिर वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, शी वॉज यूज्ड टू वेकिंग अप लेट, आदी होना होता है इसका मतलब। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, आदी है। और यहाँ ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था। शी वॉज यूज्ड टू वेकिंग अप लेट, लेट उठने की आदी थी वो। और शी यूज्ड टू वेक अप लेट, वो लेट उठती थी।
तो देखो यहाँ इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये मॉडल की तरह यूज है, इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करी हमने। और यहाँ ये यूज टू से पहले इज, एम, आर कोई भी आ जाए या कोई और मेन वर्ब आ जाए सब्जेक्ट के बाद, ये फिर मॉडल नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म होगी यूज टू में। इन चारों में आईएनजी लगती है। बाकी जनरली जो ये होते हैं ना टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब ये टू बी के साथ ये थर्ड फॉर्म आता है और देखते हैं। अभी देखो सिंपली टू है वो टू इन्फिनिटिव होता है, लेकिन उसको हम अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो फिर वो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी काम आएगा। जैसे आई लाइक टू ईट एप्पल्स, आई लाइक टू ईट एप्पल, ये यहां फर्स्ट फॉर्म यूज हुई टू ईट। ठीक है, शी wants टू प्ले चेस, यहां पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की, अभी मैंने देखी थी, वही है ये। लेकिन अब हम इसको अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो फिर ये स्ट्रक्चर हो जाएगा टू के साथ। कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक एप्पल्स, और फिर हम करेंगे टू बी ईटन, टू बी ईटन। टू इन्फिनिटिव जो होते हैं ना, टू इन्फिनिटिव, उसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू के साथ बी लगाएंगे और बी के बाद ये थर्ड फॉर्म होगी टू बी ईटन, ऐसे होगा ये। तो आई लाइक एप्पल्स टू बी ईटन, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट टू बी प्लेड। ऐसे ये सी वॉन्ट्स टू प्ले चेस, इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो सी वॉन्ट्स चेस, ये पहले आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, शी वॉन्ट्स चेस, फिर क्या होगा टू बी प्लेड, टू और फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर भी होता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं। टू इन्फिनिटी वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा। ठीक है, आई होप टू पास द एग्जाम, आई होप द एग्जाम टू बी पास्ड, ऐसे टू बी पास्ड, टू बी डन, ऐसे नहीं बोलते क्या। उसमें नोटिस लिखते हैं तो वो पहली लाइन लिखते हैं ना हमें, इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड, पैसिव वॉइस होता है, इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड, टू फिर बी और फिर थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा दूसरा रूल था। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जनरली, लेकिन वो वर्ब मैंने बताई थी, लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू, एडमिटेड टू, उसमें हमेशा आईएनजी लेती हैं टू के बाद। तो ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड तो बहुत से एग्जाम में देखा मैंने आता है, और ये पैसिव वॉइस में फिर ये टू बी थर्ड फॉर्म हो जाती है। एक टू बी और है, वो बताता हूं, देखो याद आ गया। टू बी जो होता है इसको फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं। जैसे भाई टू बी हस्बैंड बोल दे हम, मान लो टू बी हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड, और वाइफ बाद में भी आता है ये चाहे टू बी बाद में लिख लो, वाइफ टू बी, होने वाली वाइफ। मैनेजर टू बी या टू बी मैनेजर, टू बी प्रिंसिपल, बनने वाला मैनेजर, यानी आगे बनने वाला मैनेजर है, ही इज टू बी मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का आगे होने वाला मैनेजर है, होने वाली वाइफ है, होने वाला हस्बैंड है। टू बी का मतलब फ्यूचर, ऐसे यूज कर लेते हैं। ये वर्ब में तो काम नहीं आता, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, मीनिंग गलत, हाइफन लगाना पड़ता है, ये जरूरी है, ये हाइफन बीच में लगाते हैं ताकि ये एक वर्ड नजर आए, इसलिए। तो ये था हमारा दूसरा रूल। ठीक है, ये दोनों आप अच्छी तरह याद रखना, डू, डज, डिड और टू। ठीक है, डू, डज, डिड में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और डिड में, डू, डज, डिड में फर्स्ट फॉर्म, और ये टू वाले में बताया मैंने अभी। अब हम आगे चलते हैं तीसरे रूल पे। देखो प्रीपोजिशन जो होते हैं ना, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस बोलते हैं इनको। प्रीपोजिशंस हैं संबंध सूचक शब्द होते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही यूज होगी उनके तुरंत बाद। भी सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन हो, इन, ऑन, एट, फॉर, विदाउट, ओवर, फ्रॉम, ये सेंटेंस में कहीं भी हो तो नहीं, उनके तुरंत बाद की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये ऑन है, ऑफ है,
ये टू बताया था अभी, और फोर है, ठीक है, विद है, विदाउट है, और फ्रॉम है, ठीक है, एट है, इन है। ये जो प्रीपोजिशन है वो आफ्टर बिफोर भी है, ये जो प्रीपोजिशन है और भी हैं, ये सारे की सारी अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेती हैं हमेशा। कभी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती ना, कोई दूसरी प्रीपोजिशन आती है। कैसे? जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ बुक्स। अब हम यहां लिखते हैं रीड, दूसरा ऑप्शन रीडिंग, तो उसको बुक्स पढ़ने का शौक है, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो क्या यूज करेंगे, ये ऑफ आ गया ना, तो ऑफ के तुरंत बाद रीडिंग, उसको बुक्स पढ़ने का, शी इज फॉन्ड ऑफ रीड बुक्स नहीं, रीडिंग बुक्स। प्रीपोजिशन कोई भी हो, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, फॉर कम लेट नहीं, फॉर कमिंग लेट, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, लेट आने के लिए उसको सजा मिली। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, फोर के बाद ऑफ हो, फोर हो, विदाउट हो, यू कैन गो होम विदाउट टेकिंग योर मनी, ही वर्कड हार्ड विदाउट टेकिंग रेस्ट, विदाउट टेकिंग, फ्रॉम एंटरिंग, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द डोर, ऐसे एट भी, इन भी। और ले लो एक सेंटेंस, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम। ये इनके तुरंत बाद की बात है, ये ध्यान रखना। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, घर जाने की जिद की। इंसिस्ट का मतलब बार बार आग्रह करना, जिद करना। देखो ये ध्यान रखना जरूरी, इसके तुरंत बाद ये आ गई, इस फॉर के तुरंत बाद कमिंग है, ऑफ के तुरंत बाद ये रीडिंग है। प्रीपोजिशन जो हैं और भी हैं कई, आफ्टर भी प्रीपोजिशन होती है, बिफोर भी है। आफ्टर का रूल तो आगे भी आएगा, बताऊंगा मैं। आफ्टर जब प्रीपोजिशन की तरह यूज होती है ना, तो उसमें भी आईएनजी आती है, आफ्टर बिफोर। आफ्टर वाला रूल तो अलग से भी है, आफ्टर बिफोर बहुत फेमस है दोनों। कई रूल है इसके। पास्ट परफेक्ट यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिरेंड यूज होता है। जैसे मान लो आफ्टर टेकिंग टी, ये नहीं होगा आफ्टर टेकिंग टी। आफ्टर टेकिंग टी आई वेंट टू स्कूल। चाय पीने के बाद मैं स्कूल चला गया। टेकिंग, यहां आफ्टर प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है ये आफ्टर। ऐसे बिफोर भी होता है, बिफोर लीविंग द विंडो। जैसे कहते हैं ना भी, खिड़की छोड़ने से पहले अपने अमाउंट की जांच कर ले, तो प्लीज चेक योर अमाउंट बिफोर लीविंग द विंडो। ऐसे बिफोर लीविंग भी होता है, खिड़की छोड़ने से पहले, बिफोर लीविंग द विंडो, बिफोर लीविंग द रूम, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। ऐसे तो ये प्रीपोजिशन होती हैं, ये कंजंक्शन होंगे तो ये सेंटेंस पूरा होगा। आफ्टर आई हैड टेकन टी, वो आगे बताऊंगा रूल में। ये यहाँ इनके तुरंत बाद आ जाए ना ब्लैंक, आफ्टर बिफोर के तुरंत बाद, तो आईएनजी यूज होगी। आफ्टर टुक नहीं होगा, आफ्टर टेकन नहीं होगा, आफ्टर टेकिंग, बिफोर लीविंग, बिफोर गोइंग, आफ्टर डूइंग। ऐसे प्रीपोजिशन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होती है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद इस जैसा ही एक रूल और है, इस जैसा एक रूल और है, वो है भाई ये पॉजेसिव केस वाला। पॉजेसिव केस जो है ना, वो भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ही यूज करते हैं। वो पॉजेसिव केस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी। और पॉजेसिव केस क्या है? पॉजेसिव केस देखो भाई, ये हैं आई, मी और माई। ये तो सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये है पॉजेसिव केस माई। ही का पॉजेसिव केस हिज, ठीक है। तो पॉजेसिव केस में होंगे माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे के सारे पॉजेसिव केस में आते हैं। और कई बार किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा दें
वही पजेसिव होता है। जैसे वंस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस ड्यूटी प्रोनाउन है ये पर्सन के लिए। और ऐसे ही भी काउज, काउज, टीचर्स, राम्स, किसी नाउन के साथ कोमा लगा के ऐसे लगा दें, अपोस्ट्रोफी होती है, तो ये भी पजेसिव केस, ये भी सारे हैं। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी। जैसे आई डोंट लाइक योर कमिंग हियर, यू आर कमिंग हियर, मुझे तुम्हारा यहां आना पसंद नहीं है। यू आर कमिंग पजेसिव केस है ना, ये पजेसिव केस होते हैं, इनका नाम है पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, वी, ही, शी, दे। और फिर ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी, हिम, हर। ये पजेसिव केस हैं सारे, ये आईएनजी लेंगे हमेशा। और ले लो, शी हेटेड माई गोइंग देयर, मेरा वहां जाना, माई गोइंग देयर, मेरा वहां जाना उसको पसंद नहीं था, वो नफरत करती थी। शी हेटेड माई। तो इनमें से कोई भी आ जाओ, माई, योर, हिज, हर, ये ले लो। इसका एग्जाम्पल ले लो एक ऐसा अपोस्ट्रोफी वाला, दे एडमायर्ड या दे एप्रिसिएटेड। एडमायर होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन करना वही होता है। दे एडमायर्ड राम्स, यानी राम का, मेरा, उसका, तुम्हारा, किसी का, व्यक्ति का, और काऊ का, राम का, राम्स। दे एडमायर्ड राम्स टीचिंग, राम्स टीचिंग हिंदी, राम का जो हिंदी पढ़ाना था उसको उन्होंने एप्रिशिएट किया, एडमायर किया। राम्स टीचिंग हिंदी, दे एडमायर्ड राम्स टीचिंग हिंदी। तो अब यहां ये पजेसिव केस आ गया, ये इसके तुरंत बाद फिर ये आईएनजी फॉर्म यूज होगी। ये माई के साथ भी आईएनजी, तुरंत बाद की बात है ये, कहीं कोई भी सेंटेंस तो नहीं। जैसे माई फादर वांट्स टू, फिर आगे नहीं है, ये तुरंत बाद की बात है। प्रीपोजिशन में जस्ट बिफोर द ब्लैंक, ब्लैंक से जस्ट पहले प्रीपोजिशन हो, ब्लैंक से जस्ट पहले ये हो पजेसिव केस, तो ये हमेशा ये आईएनजी फॉर्म ही लेते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखना। जैसे ये आ गया माई, और यहां हम स्पीक यूज करना है, इज वीक लिखते हैं मान लो, तो ये माई स्पोकन इंग्लिश होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, ये जीरेंड नहीं होगा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल होगा। माई स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश नहीं लिखा मैंने, माई स्पोकन इंग्लिश इज वीक या स्ट्रॉन्ग, माई स्पोकन इंग्लिश इज वीक। तो यहां ये पजेसिव केस आ गया शुरू में, इसका थोड़ा ध्यान रखना, स्पोकन वाला बस ये माई स्पोकन इंग्लिश, ये थर्ड फॉर्म यूज होती है इस माई में। बाकी जनरली यहाँ 99% ये इनके साथ आईएनजी आती है, ये ध्यान रख लेना, स्पोकन वाला। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 रूल। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं रूल नंबर 5। देखो, ये हैड और वुड, हैड और वुड के साथ हैड हो या वुड हो, इन दोनों के साथ, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो, बेटर हो, सुनर हो या रादर, इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी इन दोनों के साथ हो, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम। बेयर इन्फिनिटिव कुछ भी यूज नहीं करते, कोई एससीएस नहीं, कोई आईएनजी नहीं। हैड बेटर, हैड सुनर या हैड रादर, या ये तीनों वुड के साथ हो, वुड बेटर, वुड सुनर या वुड रादर, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखो, सी वुड रादर, शी वुड रादर गो होम या गो देयर, शी वुड रादर गो देयर, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ये मॉडल है, तो वैसे भी मॉडल्स के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ना। मे आई कम इन सर, मे आई केम थोड़ी बोलते हैं,
आई शुड बोट ए कार थोड़ी होता है, आई शुड बाई ए कार, यू शुड गो होम, यू शुड वेंट थोड़ी होता है, बेर इन्फिनिटी होता है। कोई भी इसमें एस नहीं आता, कोई आईएनजी नहीं, कोई टू नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं। तो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तो फर्स्ट यूज होगा। ऐसे वुड के साथ बेटर हो तो भी, हैड के साथ भी, जैसे यू हैड बेटर, यू हैड बेटर टेल मी। ये थोड़ा सा सेंटेंस ध्यान रखना इसका, क्योंकि तुम एग्जाम में क्या देखते हो, बच्चे एग्जाम में क्या देखते हैं, हैड देखते हैं, हैव हैज हैड के साथ फिर थर्ड फॉर्म हो जाती है। और यहां मान लो ब्लैंक है और फिर ऑप्शन है टेल, फिर दूसरा ऑप्शन है टोल्ड और तीसरा है भाई टेलिंग। तो सबको क्या लगेगा भाई, हैड आ गया तो हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन कर देते हैं, जबकि इसमें होता नहीं। हैड बेटर एक एक्सप्रेशन बन जाती है, हैड बेटर, हैड सूनर या हैड रादर। हैड बेटर तो कॉमन यूज होता है और वुड रादर भी कॉमन यूज होता है बार बार ज्यादातर। तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कोई एस नहीं लगेगा, कोई आईएनजी नहीं और कोई सेकंड फॉर्म नहीं, ओनली फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर टेल मी, इसका मतलब है तुम मुझे बता देते तो अच्छा होता। इट वुड बी बेटर इफ यू टोल्ड मी, अगर ऐसे लिखे तो कंडीशनल सेंटेंस में। यू हैड बेटर स्टे देयर, आई हैड बेटर स्टे देयर, मैं वहां ठहरता तो अच्छा होता। एक एग्जाम्पल और लो, ये हैड बेटर वाला इंपॉर्टेंट है। आई हैड बेटर स्टे देयर, मैं वहां ठहर जाता तो अच्छा होता। आई हैड बेटर स्टे देयर, हैड बेटर के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आ गई। वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये वुड रादर वाला एक सेंटेंस और है, इंपॉर्टेंट है वो ग्रामर के हिसाब से, इसलिए मैं वो बता देता हूं। देखो, he would rather die than beg, ये सेंटेंस भी आप जरूर याद रखना, he would rather die than beg। तो देखो इसमें दोनों जगह ही, ये बैग भी और ये भी, दोनों जगह ही यहां फर्स्ट फॉर्म यूज होती है देन के बाद भी, यानी कि वो मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। इसका मतलब ये है भीख मांगने की बजाय वो मर जाना पसंद करेगा। ये वुड के साथ, वुड रादर के साथ डाई यूज हो गया और फिर इसमें देन आता है THAN। ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द 4 सेंटेंसेस इज करेक्ट। ये 4 सेंटेंस लिख दिए, इनमें से कौन सा सही है, तो ये स्ट्रक्चर आने चाहिए हमें, वुड रादर वाले, हैड बेटर वाले। ही वुड रादर डाई, ये डाई पहले भी रहता है कई बार, ही वुड डाई रादर देन, ऐसे भी होता है। तो ही वुड रादर डाई देन बैग, तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म और यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म। और इस प्रकार के सेंटेंस में एक ही वर्ब यूज किए, वो वहां रुकता अच्छा होता, ही वुड रादर गो देयर, जाता तो अच्छा होता ऐसे। तो इन दोनों के साथ कोई भी एक्सप्रेशन हो फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन ये वुड रादर वाले में एक और सेंटेंस भी है जो एग्जाम में आता है, थोड़े बड़े एग्जाम में आ जाता है, कॉमन छोटे एग्जाम में तो आता नहीं, लेकिन कंपटीशन के बड़े एग्जाम है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल है या कोई और है, बैंकिंग का कोई और है, उसमें देखो क्या आ जाता है, यहां दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे ही वुड रादर यू, ही वुड रादर यू हेल्प्ड हिम। ये सेंटेंस बड़ा अजीब है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। देखो यहां ये सेंटेंस वुड रादर वाले मैंने 2 लिख दिए, फर्स्ट फॉर्म यूज करी, यहां भी फर्स्ट फॉर्म और यहां भी। ये वुड रादर के बाद दोबारा सब्जेक्ट आ गया, दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया भाई, शी वुड रादर दे, शी वुड रादर यू। इस वुड रादर के बाद सब्जेक्ट आ जाए कोई भी, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये अलग सेंटेंस है, ये कई एग्जाम में आता है। ही वुड रादर के बाद ये सब्जेक्ट आ गया ना, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। वैसे इसका मीनिंग है कि ही वुड रादर यू हेल्प्ड हिम, उसकी बजाय तुम उसकी हेल्प करते, तुम उसकी हेल्प करते तो अच्छा होता, इसका मतलब ये है। लेकिन यहां होता है पास्ट इंडेफिनिट, ही वुड रादर यू हेल्प्ड हिम, तो यहां वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहां वुड रादर के साथ फर्स्ट फॉर्म, देन के बाद भी फर्स्ट। ये वुड रादर वाले में सेकंड फॉर्म क्यों आई?
क्योंकि वुड रादर के बाद ये सब्जेक्ट आ जाए, यहाँ ही आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, राम आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट, उसका मीनिंग बदल जाता है फिर। ठीक है, हेड वुड हो गया। तो ये हेड वुड वाला आता है एग्जाम में, कई बहुत सारे एग्जाम में आता है। अब हम आगे चलते हैं, 5 हो गए। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 हम पढ़ते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 6 भी देखो कैसे। एक ये इट इज टाइम वाला सेंटेंस, इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम भी बोल देते हैं। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, यानी अब समय आ गया है। इस सेंटेंस में अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ ना पहले, तो आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपने या तो किसी यूट्यूब पे पढ़ रखा है, या टीचर ने बता दिया, या किसी बुक में पढ़ा है, तो ही आपका ये सेंटेंस ठीक होगा। नहीं तो इतने सालों तक इंग्लिश पढ़ते हैं तो लगभग वो आइडिया आ जाता है कि भाई क्या आएगा, इसमें नहीं आएगा। इन दोनों फ्रेजेस से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। इट इज टाइम वी वेंट होम। इसमें कभी भी तुक्का नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तुक्का मारते हैं ना इसमें से, इट इज टाइम वी गो होम, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है हमेशा इसमें। इट इज टाइम से सेंटेंस शुरू हो, या इट इज हाई टाइम से भी शुरू हो। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम वी टुक एक्शन। अब समय आ गया एक्शन लेने का। वी टुक एक्शन सेकंड फॉर्म यूज होगी। ये देखने में तो अजीब लगता है, ये दोनों याद रखना। ये शुड की तरह ही है, शुड टेक, शुड गो। इसकी जगह वी शुड गो होम, वी शुड टेक एक्शन, शुड की तरह यूज हो रहा है ये मीनिंग। इट इज टाइम वी शुड गो होम और इट इज टाइम वी वेंट होम। तो यहां गो वेंट, गोन में से वेंट यूज होगा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, यहां भी सेकंड फॉर्म। कैसे पता चलेगा? इससे इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं। इसमें तुक्का नहीं लगता, ये ध्यान रखना। कोई भी सेंटेंस हो, इट इज टाइम वाला हो, इट इज हाई टाइम वाला हो, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, थोड़ा देख लीजिए। नेगेटिव कैसे? इट इज हाई टाइम वी डिड नॉट। अब समय आ गया हम वहां नहीं जाएं, जैसे तो वी डिड नॉट टेक। इट इज हाई टाइम वी डिड नॉट गो देयर। इट इज हाई टाइम वी डिड नॉट टीच देम। ऐसे डिड नॉट यूज होगा, नेगेटिव होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैंने वो V2 लिख दिया ना, तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7, ये है आई विश। आई विश वाले सेंटेंस में, आई विश से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें 2 रूल है। आई विश वाला कोई भी सेंटेंस है जो आई विश से शुरू है, उसमें या तो सेकंड फॉर्म यूज होगी यानी पास्ट इंडेफिनिट, या फिर हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ये 2 हैं। तो ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, वो बताते हैं आपको आई विश वाले सेंटेंस। ठीक है, देखो आई विश आई हायर्ड ए टैक्सी। ठीक है, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता। और ये लो, आई विश आई हैड हायर्ड ए टैक्सी, हैड हायर्ड, ये दोनों ही सही सेंटेंस हैं। अभी तो यहां पेपर में हमें पता नहीं लगेगा ना, इसलिए सेंटेंस उसमें आगे पीछे और जोड़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कौन सी बात क्लियर करनी है? देखो, इस सेंटेंस का मतलब है काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, और इस सेंटेंस का मतलब है काश कि मैंने टैक्सी हायर कर ली होती। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हम तब करते हैं जब अभी भी पॉसिबल हो वो काम। जैसे मैं रोज स्कूल में लेट हो जाता हूं, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लूं, तो टैक्सी तो अभी कर सकता हूं, मैं टाइम पे जाने लग जाऊंगा। काश कि मेरे पास एक डॉग होता, तो डॉग तो अभी खरीद सकता हूं। काश कि मैं अमीर बन जाता, आई विश आई बिकेम मिलेनियर रिच पर्सन,
तो सेकंड फॉर्म होगी, अभी भी बन सकता है। ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना आई विश वाले सेंटेंस में, ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ये तब लगता है जब पॉसिबिलिटी नहीं हो, नॉट पॉसिबल, जब वो एक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं। तो ये इस सेंटेंस से तो पता नहीं लग रहा, तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये है, व्हेन आई वॉज अलोन इन आगरा इन 2001 आई विश अ डॉग। ये सेंटेंस लेते हैं, अब इससे पता लग जाएगा हमें क्या यूज करेंगे। जब मैं 2001 में आगरा में था ना, अकेला था, आगरा में मैं अकेला था 2001 में, तो तब काश कि मेरे पास एक कुत्ता होता, काश कि आई विश आई, अब इसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो आई हैड ए डॉग और दूसरा है आई हैड ए डॉग। दो बार हैड आ गया ना, दो बार हैड बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये हैड पहली तो हेल्पिंग वर्ब है और ये हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव जो होती है वो मेन वर्ब भी होती है ना, ये हैड मेन हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, यानी ये हेल्पिंग वर्ब थी और ये मेन वर्ब, हैड हायर्ड, हैड, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ हैड कर दें तो ये गलत हुआ, आई विश आई हैड ए डॉग, क्योंकि वो अब वो सिचुएशन हो नहीं सकती ना, 2001 वापस थोड़ी आएगा। 2001 में जब मैं आगरा में था तो काश कि उस टाइम मेरे पास एक कुत्ता होता, डॉग होता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हैड। कल मेरी गाड़ी निकल गई, कल मैं दिल्ली जा रहा था, मेरी गाड़ी निकल गई, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, आई विश आई हैड हायर्ड टैक्सी। ठीक है, यहां पे हम कब करेंगे, मैं रोज स्कूल लेट हो जाता हूं, या फिर वह रोज लेट हो जाता है, काश कि वो टैक्सी हायर कर ले, अभी भी कर सकता है, लेट नहीं होगा फिर। लेकिन आई मिस्ड माई ट्रेन यस्टरडे, आई मिस्ड माई ट्रेन, कल मेरी ट्रेन मिस हो गई और मैं लेट हो गया वहां, काश कि मैं टैक्सी हायर कर लेता, तो आई हैड हायर्ड ए टैक्सी, क्योंकि वो दोबारा सिचुएशन नहीं आएगी। आई विश में इतना ही है, आई विश वाले में पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और पास्ट परफेक्ट भी होता है। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 7 हो गया ना। ऐसे हम 40 रूल पढ़ेंगे और काफी हद तक ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वाली जो ग्रामर का जो टॉपिक है आपका, ये लगभग पूरा हो जाएगा इस वीडियो के खत्म होते ही लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी 7 नंबर होगा ना, 8 नंबर ले लो। ये जो आई विश वाला है ना, ऐसे ही इफ ओनली भी है, ऐसे ही इफ ओनली, इफ ओनली भी सेम वैसे ही है जैसे आई विश है। आई विश वाला तो कई जानते हैं और सब जगह मिल जाता है। इफ ओनली वाला सेंटेंस, इफ ओनली से जो शुरू होते हैं उसमें भी सेकंड फॉर्म या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दोनों यूज होते हैं, और वही तरीका है इसमें भी वही तरीका है जो अभी मैंने आई विश का बताया था। तो इफ ओनली के साथ सेकंड फॉर्म होगी, इफ ओनली आई कॉल्ड हर, इफ ओनली आई कॉल्ड हिम, काश मैं उसको कॉल कर लेता, ये कोल्ड होगा, इसका मतलब अभी भी कर सकता है। यहां पर कोल्ड वही रूल है आई विश वाला, इससे पहले जो रूल था ना आई विश, पास्ट इंडेफिनिट आएगा यदि वो पॉसिबल अभी भी है तो वो एक्शन, वो काम, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो पास्ट परफेक्ट, मैंने टैक्सी हायर कर ली होती, मैं काश वहां पहुंच गया होता, आई हैड रीच देयर। और इफ ओनली के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट कब होगा, इफ ओनली आई हैड कॉल्ड, इसका मतलब अब ये पॉसिबल नहीं है, काश कि मैं उसको कॉल कर लेता, कल मैं मुसीबत में फंस गया, पिछले हफ्ते मैं मुसीबत में फंस गया, आई वॉज इन ए ट्रबल लास्ट वीक, काश कि मैं उस टाइम कॉल कर लेता। अब वो सिचुएशन दोबारा नहीं आ सकती ना, इसलिए इफ ओनली आई हैड कॉल्ड हिम, इफ ओनली आई हैड कॉल्ड पुलिस को बुला लेता मैं। यहां ये कॉल्ड की सिचुएशन में आएगा जब वो पॉसिबल है, सेंटेंस से पता लगेगा ये हमें एग्जाम में, तो यहां तो क्या पता लग रहा है, दोनों ठीक है। इफ ओनली आई कॉल्ड हिम, इसका मतलब है
काश कि मैं उसे कॉल कर लेता, तो कॉल अब भी कर सकता हूँ। किसी दोस्त से नाराजगी चल रही है, काश कि मैं उसे कॉल कर लेता, तो अब कर ले भाई, शाम को कर लेना, कल कर लेना, पॉसिबल है अभी। यहाँ क्या कह रहा है, काश कि मैंने कॉल कर ली होती, पहले की बात बता रहा है। इसलिए ये सिचुएशन क्या मिलेगी पेपर में, वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको सेंटेंस में कि पिछले हफ्ते में मुसीबत में था, तो काश मैंने उसको कॉल कर लिया होता तो मेरी हेल्प हो जाती। अब सिचुएशन नहीं आएगी, तो वही आई विश वाला यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये इफ वाले सेंटेंस। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस भी आ सकता है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड और वुड के साथ, वो जो बेटर सूनर रेदर में, वो वाला नहीं है। यहाँ इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। ये कब आता है, जब फ्यूचर टेंस हो, जब यहां पर फ्यूचर टेंस हो, सेल और विल हो, ठीक है। सेल और विल हो तो हम इफ वाले सेंटेंस, ये इफ ओनली वाला है, इफ वाला सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू है, उसमें एक जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में हो, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहां से ले लो, आई शैल हेल्प हिम, देखो ये आ गया, आई शैल हेल्प हिम, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इफ के साथ वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और साथ में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस ई एस भी आ जाएगा। यहां ये एस लगता है ना, ये आई हो तो एस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन और सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, तो सिंगुलर भी हो और थर्ड पर्सन भी हो, तो यहाँ एस ई एस लगता है। अगर यहाँ इसकी जगह आई होता तो फिर कम होता, मैं उसकी हेल्प करूंगा यदि वो यहां आता है। तो ये इफ वाला सेंटेंस ये शुरू में भी आ जाता है, जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस में समझ लो, कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं, कंडीशनल क्लोज है, ये दो क्लोज हैं, लेकिन इसमें से एक क्लोज में सेल विल हो, फ्यूचर हो, सेल विल हो और फर्स्ट फॉर्म हो। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, तो यहां सेल विल आ जाए एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस हो गए ना, इफ को इफ जोड़ रहा है, दो क्लोज बोलते हैं इनको, एक क्लोज तो ये और एक क्लोज ये, एक क्लोज ये है और दूसरा क्लोज ये। इन दोनों सेंटेंस में, यानी दोनों क्लोज में, सेंटेंस और क्लोज अलग होते हैं। देखो कोई भी दो सेंटेंस हैं उनको कंजंक्शन से जोड़ दें तो फिर उनको हम क्लोज बोल देते हैं। ये अकेला है तो सेंटेंस है, ये अकेला है तो सेंटेंस है। इफ से जोड़ दिया तो ये दो क्लोज, एक क्लोज ये, तो दोनों क्लोज में से एक क्लोज सेल विल के साथ बना हुआ हो, तो बाकी जो है ना फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, जरूरी नहीं है। यहां अगर मान लो दे हो, इफ दे, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा, इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास, इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जरूरी है तो एस ई एस भी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 10। ये इस इफ वाला ही बता देता हूं आपको, इफ के साथ सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। कब, जब इसी प्रकार का सेंटेंस है उसमें एक क्लॉज जो है उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो। ये सेंटेंस है ना, ऐसा ही सेंटेंस होता है। इफ वाला सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, साथ में एस ई एस भी आ सकता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब सेल विल हो एक क्लॉज में, दोनों में से किसी में भी सेल विल हो। अब ये सेकंड फॉर्म कब हो जाएगी, ये जब वुड हो और फर्स्ट फॉर्म हो। कुड भी होता है कई बार, लेकिन जनरली इसमें वुड होता है 90%। तो इफ ही वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। ये ले लो एग्जांपल, वुड पास। कोई भी दो सेंटेंस है ना इफ वाले सेंटेंस में, इफ से बनने वाले सेंटेंस, चाहे इफ शुरू में हो या इफ बीच में हो, इफ क्लॉज होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। सेल विल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हम फिर पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे।
वो यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। ऐसे ही बाद में भी आ सकता है, जैसे दे वुड विन द मैच इफ दे ट्राइड हार्ड, ट्राइड बेस्ट, देयर बेस्ट। देखो यहां ये ऐसे भी आ सकता है, इफ वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस है दोनों में से वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेगेटिव भी हो सकता है अभी, इफ दे डिड नॉट ट्राई, इफ दे डिड नॉट ट्राई हार्ड दे वुड लूज द मैच, मैच हार जाते यदि वो ट्राई पूरी नहीं करते तो। इफ ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही वुड फेल, यदि वो मेहनत नहीं करता तो फेल हो जाता। ऐसे डिड नॉट भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जनरली पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल ये सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ऐसे नेगेटिव यहां भी आ सकता है, तो ध्यान रखना ये, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल। ऐसे ही इफ दे डोंट वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला है मैंने यहां, और यहां पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। ये हमारे 10 रूल हो गए। अब रूल नंबर 11 देखो, इसमें इफ के साथ पास्ट परफेक्ट भी यूज करते हैं। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट कैसे? 11 नंबर रूल देखो, इफ के साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, यानी हैड और प्लस थर्ड फॉर्म इफ के साथ। ठीक है, कब? जब एक क्लोज में यानी एक सेंटेंस में वुड हो और हैव हो और थर्ड फॉर्म हो। ये किसी भी एक सेंटेंस में इफ वाला सेंटेंस हो, इफ चाहे शुरू में हो या बीच में हो, लेकिन उसमें दोनों सेंटेंस जो इफ से जोड़ रखे हैं उनमें एक हो वुड हैव और थर्ड फॉर्म, तो 100% फिर पास्ट परफेक्ट होगा। ले लो एग्जाम्पल, जैसे इफ ही हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ा होता, तो यहां स्ट्रक्चर होगा वुड हैव और कॉट थर्ड फॉर्म। वॉन कर लो या कॉट कर लो, वुड हैव कॉट द ट्रेन। यदि वो तेज दौड़ा होता तो गाड़ी को पकड़ लिया होता। तो अब हमें यहां देखना है, मेन तो हम ये पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? यहां वुड है और हैव है और थर्ड फॉर्म है। देखो ये बताया, इफ वाले सेंटेंस में यदि वुड है और हैव है और थर्ड फॉर्म है, तो यहां ब्लैंक में आएगा पास्ट परफेक्ट। कोई भी वर्ब होगी उसके साथ हैड लगेगा और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड रन, रन रैन रन, ऐसे होती है। इफ सचिन हैड टच्ड द बॉल he would have gone into the pavilion। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हो गए इसके। ठीक है, एक इसमें और भी है, ये जो हेड वाला है ना, इस हेड वाले में एक रूल और भी है। उसमें क्या है, बिना इफ के ही यूज हो जाता है। यही सेंटेंस बता रहा हूं, सेम यही सेंटेंस बिना इफ के ही यूज कर लेते हैं। उसमें शुरू में ही हैड यूज कर लेते हैं। हैड ही रीच्ड द स्टेशन, हैड ही रीच द स्टेशन, शुरू में ही हैड आ जाता है। ऐसे सेंटेंस भी होते हैं ये विदाउट इफ, बिना इफ के ये सेंटेंस यूज कर लेते हैं। यदि उसमें इफ की जरूरत नहीं है, मीनिंग तो वही होता है, हैड ही रीच द स्टेशन, यदि वो स्टेशन पहुंच जाता, ही वुड हैव, स्ट्रक्चर वही रहेगा, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, कॉट द ट्रेन, ये वही स्ट्रक्चर रहेगा। इफ है तो भी और इफ नहीं है तो भी, बिना इफ के भी यूज होता है। ऐसे हैड यू कम हियर अर्लियर यू वुड हैव वॉन, यू वुड हैव गॉट द प्राइज, यदि तुम पहले आए होते तो तुम्हें इनाम मिलता। तो ऐसे हैड है वो इफ के साथ भी यूज होता है और हैड है वो बिना इफ के भी यूज होता है। ठीक है,
अब हम चलते हैं रूल नंबर 13। अब हम लेते हैं अपना आफ्टर और बिफोर वाला रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर रूल क्या है? आफ्टर के साथ भाई पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों यूज होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन इन, ऑन, टू, विद, फ्रॉम, विदाउट और आफ्टर बिफोर, इनके साथ आईएनजी होती है। ये लगभग जीरेंड लेते हैं अपने साथ, बिफोर लिविंग, बिफोर गोइंग, आफ्टर टेकिंग रेस्ट। तो ये आफ्टर है, ये कंजंक्शन के रूप में यूज होना है, तो ये अलग स्ट्रक्चर है उनका। तो मैं बताता हूं आपको क्या याद रखना है। बिफोर और एक आफ्टर, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। सभी प्रकार के सेंटेंस बता दूंगा, आईएनजी वाले तो मैंने बता दिए थे। बिफोर है, इससे पहले वाले सेंटेंस में दो क्लोज है ना, तो बिफोर से पहले वाले क्लोज में पास्ट परफेक्ट और बिफोर से बाद वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर में इसका उल्टा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कैसे? जैसे ये जो सेंटेंस लिख रहा हूं, ये बहुत ही पुराना सेंटेंस, हम जब 10th क्लास में थे तो ये पढ़ते थे। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। देखो ये सेकंड फॉर्म, यहां ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड डाइड। बिफोर से पहले तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट परफेक्ट होगा। बिफोर के बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये दो एक्शन होते हैं आफ्टर बिफोर में, दो एक्शन। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, रोगी पहले मर चुका है, डॉक्टर बाद में आया। इसी सेंटेंस को हम आफ्टर से भी लिख सकते हैं। आफ्टर में स्ट्रक्चर उल्टा होगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। दोनों मामलों में पहले काम यही हुआ है, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर बाद में आया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी पहले मरा। पहले वाला काम जो होता है ना दोनों में, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट केम। ठीक है, ऐसे आफ्टर वाले सेंटेंस में ये पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ये अलग एग्जाम्पल ले लो, सी द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन। ये ले ले सेंटेंस। एक तो यहां ये वर्ब ले लो, यहां रीच। शी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। आफ्टर से दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो बाद वाले में तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद देखो ये रूल है, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, और यहां रीच्ड सेकंड फॉर्म, वो स्टेशन पहुंची ट्रेन के जाने के बाद, तो ट्रेन पहले चलेगी। इस सेंटेंस को बिफोर से लिख लो, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर शी रीच द स्टेशन, ऐसे होता है। लेकिन ऐसे मामले में क्या कंफ्यूजन होता है, जब ये दोनों ब्लैंक आफ्टर के बिफोर के बाद हो। सेंटेंस देखो, दोनों ही सेंटेंस आफ्टर के बिफोर के बाद होंगे, तो फिर दोनों ब्लैंक बाद में होंगे ना, फिर कैसे याद रहेगा? फिर हमें क्या रखना याद है? देखो मान लो सेंटेंस ऐसे है, आफ्टर ही वेंट टू ऑफिस। अब यहां पे हमें यूज करना है आफ्टर ही टुक और हैड टेकन। तो हम क्या यूज करेंगे? आफ्टर के साथ वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने कॉमा लगा के ये स्ट्रक्चर पहले वाला था ना, वो यहां ले आए,
दोनों ही सेंटेंस आफ्टर के बाद हैं। ऐसे ही दोनों ही सेंटेंस बिफोर के बाद हो तो अब बिफोर के बाद ये जो सेंटेंस है ये तो यहीं रहेगा, ये उठा के आगे ले जाएंगे। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, यहां कोमा लगा के द पेशेंट हैड डाइड लिखेंगे। ऐसे ही तो हेड के साथ तो हमेशा, इसको आफ्टर के साथ तो हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा। आफ्टर ही हैड टेकन टी, उसने जब चाय ले ली, चाय पी ली तो वो ऑफिस चला गया। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट यूज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहां बिफोर है तो बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट होता है, बिफोर के साथ पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर कितना हो गया? 12 नंबर। तो बिफोर आफ्टर है उसमें आईएनजी भी यूज होती है, और बिफोर आफ्टर में ऐसे ही रूल पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट भी है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन होती है ना, तो वहां तो आईएनजी लगा देंगे। और ये जो दो सेंटेंस है जिसमें ये कंजंक्शन है, यहाँ ये जो एग्जाम्पल अभी दिए है ना, ये आफ्टर बिफोर कंजंक्शन है। ठीक है, रूल नंबर कितना हो गया? 12। कोई बात नहीं नंबर की। तो देखो अब एक अनरियल कंडीशन वाले सेंटेंस है। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन में 2-3 टाइप के सेंटेंस हैं, वो जरूर ध्यान रखना, पेपर में आते हैं बार बार। वो कैसे? एक तो ये वुड वाला, वुड दैट आई वर अ पीएम, ये सेंटेंस बहुत काम आता है। देखो यहाँ ये वुड दैट से कोई सेंटेंस शुरू है तो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ वर ही यूज होता है। आई के साथ तो वैसे वाज होता है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज प्लेइंग, ऐसे। तो वुड दैट आई वर ए पीएम, काश कि मैं पीएम होता, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसमें। यहाँ ये इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, द नहीं होता यहाँ। चाहे वो प्रिंसिपल हो, हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्रिंसिपल लिखते हैं ना, द प्रिंसिपल। काश क्यों प्रिंसिपल होता तो ये ए यूज होगा, ए या एन। काश के में इंस्पेक्टर होता तो एन इंस्पेक्टर लिखेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा यहाँ। तो एक तो यहाँ वर यू, ये वर वाली खास बात है, ये तो आर्टिकल में आता है अलग से। ठीक है, एक तो ये है, और एक एज इफ वाला सेंटेंस भी है, वो भी याद रखना। ही लाफ्स एज इफ, एज इफ का मतलब है जैसे कि, एज दो भी होता है, एज दो। इस एज इफ की जगह एज दो भी होता है, हालांकि होता है दो, तो दो या ऑल दो, हालांकि यद्यपि। ये एज दो है, ये वही है जैसे कि, वो ऐसे हंसता है जैसे कि पागल हो। ही लाफ्स एज इफ ही वर अ मैड। ये ही तो मेन चीज है बताने की इस सेंटेंस में। इस रूल में क्या याद रखना है? ये वर वाली, यहाँ ही है, सी है, दे है, वी है, कोई भी है, वर यूज होगा, यहाँ भी वर यूज होगा। ये वुड दैट वाले सेंटेंस में, और ये एज इफ वाले सेंटेंस में। एज इफ से कोई सेंटेंस बना हुआ है, इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट होगा, वर यूज होगा। ठीक है, इनको अनरियल कंडीशन वाले सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अनरियल कंडीशन। अब आगे चलते हैं। अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ है जो इसको सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे उसमें, यूनिवर्सल ट्रूथ में। ये तो जानते होंगे बच्चे, ज्यादा जानते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ वाली कोई भी चीज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लेती है, प्रेजेंट में यूज करते हैं उनको। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सन है, पूर्व में उदय होता है। कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ है, कोई भी, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ है तो भी प्रेजेंट में रहता है। इतिहास की बात है, मैथ की बात है, साइंस की बात है, वो हमेशा ही आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आइस वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है, बॉइल्स
एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, साइंटिफिक ट्रूथ है, समझ लो ये ऐसे ही है, ठीक है। इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला तो शुरू छोटे छोटे एग्जाम से आता है, ये सन मून, मून मूव अराउंड द अर्थ, ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ भी अगला सेंटेंस। अब ये हियर और देयर है, हियर और देयर, अगर इनको एक्सक्लेमेशन के लिए यूज कर रखा है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हियर देयर को, तो वहां पर भी हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। कैसे? जैसे बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना से, हियर कम्स, ये आ गई, हियर कम्स द टीचर, ये टीचर आ गया। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, हियर कम्स द टीचर, ठीक है। देयर गोज द ट्रेन, वो गई ट्रेन, वो गई ट्रेन। देयर गोज द ट्रेन, वो गई ट्रेन। हियर कम्स योर मदर, ये तुम्हारे माँ आ गई। हियर कम्स योर फादर, ये तुम्हारे फादर आ गए, है ना। डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, तो देयर, वो आ गए डॉक्टर। देयर कम्स द डॉक्टर। ये एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस है जो हियर या देयर से शुरू होते हैं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिटी आता है ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। हियर और देयर वाला सेंटेंस था ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अब रूल नंबर 14 होगा, 15 पे चलते हैं भाई। हैव हैज हैड पे आ जाते हैं। हैव हैज हैड ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट की, हैव हैज हैड। तो इन तीनों में हमेशा कितना होगा? 15। हैव हो, हैज हो या हैड हो, इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं इसमें थर्ड फॉर्म आती है। कैसे? जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अब मेरा काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। शी हैड गॉन, ये तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की। शी हैज टेकन टी, शी हैज टेकन टी। अब इसमें ये भी है, अगर पैसिव वॉइस में है ना ये सेंटेंस, तो भी थर्ड फॉर्म ही होती है, बस उसमें बीन आ जाता है बस। हैव हैज अगर ये पैसिव वॉइस में यूज करते हैं ना, तो भी इसमें थर्ड फॉर्म ही रहती है। टी हैज बीन, इसमें बीच में बीन लगा देते हैं बस। टी हैज बीन टेकन बाय हर, थर्ड फॉर्म ही रहेगी यहाँ भी थर्ड फॉर्म। हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। वो हैव बीन के साथ फिर आईएनजी आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, वो आगे बताऊंगा, आगे रूल। वो सिंस और फॉर के साथ है, अभी बता देता हूं। देखो ये हैव हैज हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, अगर पैसिव वॉइस है तो भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, बस बीन आ जाएगा। लेकिन अब ये देख लो, ये सिंस और फॉर, सिंस और फॉर यदि टाइम बता रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। सिंस और फॉर यदि टाइम बता रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हैव बीन और हैज बीन वाला, आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। ये जो फॉर है ना, ये यहां टाइम बता रहा है, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से चेस खेला हूं, तो ये हैव आ गया। देखो यहाँ हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म बता रहा हूं मैं, लेकिन हैव हैज के साथ ये देखो ये आईएनजी भी यूज होगी, हैव के साथ बीन लगा दिया। हैव हैज के तुरंत बाद तो कभी भी आईएनजी नहीं आएगी, बीन लगाना पड़ता है। तो ये पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं तो थर्ड फॉर्म रहता है, टी हैज बीन टेकन, द वर्क हैज बीन डन। अब यहां आईएनजी क्यों हुई, इस सिंस और फॉर से पता लगेगा। शी हैज बीन रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रही है पिछले 1 घंटे से या सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
देखो ये सिंस और फॉर अगर टाइम बता रहे हैं तो फिर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। ये तो जानते हैं बच्चे, छोटी छोटी क्लास में बताना शुरू कर देते हैं। यहां पर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, हैड, लेकिन ये जब जब सिंपल सेंटेंस हो ना तो कभी यूज नहीं करते पास्ट वाला। पास्ट वाला तो तब आएगा जब कोई पास्ट वाली बात हो उस सेंटेंस में, पेपर में। जैसे भाई जब मैं वहां पहुंचा तो वो 1 घंटे से खेल रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो 1 घंटे से खेल रहे थे, तो तब ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इसी सेंटेंस में, ठीक है। तो शी सिंस मॉर्निंग है मान लो ये, तो यहां पर व्हेन आई रीच्ड, पास्ट टेंस ले लें, कोई भी पास्ट टेंस आ जाए। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा तो वे सुबह से खेल रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे हम, वे सुबह से खेल रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो 2 घंटे से पढ़ रहे थे। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो ही पास्ट आएगा। जिसमें पास्ट की पहचान नहीं है तो सिंस फॉर्म में कभी पास्ट नहीं आएगा। जब मैं वहां पहुंचा तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से वेट कर रहा था। ये हैड आएगा, ये हैज तो प्रेजेंट में है। 2 घंटे से मैं चेस खेल रहा हूं, सुबह से वह बुक पढ़ रही है। यह वह वेट कर रहा था 2 घंटे से, ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से वेट कर रहा था। इसके कारण आ गया। ये सेंटेंस अगर हम हटा देते हैं तो यहां प्रेजेंट आएगा, क्योंकि पास्ट की तो पहचान नहीं है ना, तब तक हम करते नहीं। तो व्हेन आई रीच्ड देयर, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे सिंस और फॉर में ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आएगा? जब पास्ट का कोई क्लू होगा। रूल नंबर 17 पे आ जाते हैं। मॉडल रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी हेल्प कर सकता है, हेल्प, कैन हेल्प यू। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, और कोई एस भी नहीं होता, ठीक है, कोई आईएनजी भी नहीं होती। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन इस मॉडल्स में 2 मॉडल ऐसे हैं जिनके साथ पहले से टू होता है, उस मॉडल के अंदर ही होता है। ये 13 मॉडल है ना, उनमें से देखो ये 2 मॉडल हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, एक्सेप्शन है। ought टू, पहले से टू होता है उसमें, और एक ये यूज्ड टू तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यूज्ड टू ought टू आएगी इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही। ought टू, हेल्प, ought टू डू, यूज टू डू, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यूज टू हेल्प। लेकिन इनके साथ टू आता है, ये ध्यान रखना, पहले से टू है, नहीं तो किसी मॉडल के साथ टू नहीं लगता, और फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब एक इसमें अगर पैसिव वॉइस हो ना, मॉडल्स में यदि पैसिव वॉइस हो तो फिर मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म करते हैं। ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड, विल बी पनिश्ड, शुड बी बॉट है, कैन बी डन, कैन बी डन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर मॉडल है इसमें तो यहां थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल है इसमें थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, तो ही विल बी पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, और ही, इट कैन बी डन इजीली, इट कैन बी डन, शुड बी बॉट। मॉडल के बाद बी आ जाए तो फिर वो थर्ड फॉर्म हो जाती है पैसिव वॉइस में, वरना मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। कितने हो गए रूल? 17। मॉडल वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये कितनी है? टोटल 13 है। 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, उसमें एक नीड डेयर भी है। नीड डेयर जो होता है वो मॉडल भी होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, नीड डेयर, ठीक है।
नीड, डेयर यदि मॉडल हैं तो वो मॉडल की तरह यूज होंगी। हेल्पिंग वर्ब हैं तो उनका अलग भी यूज है, वो उसमें बताएंगे आपको नॉन फाइनाइट वाले वीडियो में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 18। देखो, कोटेशन होते हैं, कोटेशन जो होती हैं उसमें हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर सेज, उसका स्टेटमेंट देना हो कोई, यहां ऐसे शेक्सपियर सेज कोई भी स्टेटमेंट है तो शेक्सपियर ने कहा, उसके लिए सैड लिखना जरूरी नहीं, गीता कहती है, ठीक है, गीता सेज, गीता सेज, कीट्स सेज, जॉन कीट्स है वो कहता है, कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy, सुंदर चीज हमेशा खुशी देती है, ये कीट्स कहता है, शेक्सपियर कहता है, व्हाट्स इन ए नेम, नाम में क्या रखा है। तो ये जो कोटेशन आता है ना, ये हमेशा ही प्रेजेंट में लेते हैं हम, सेज ही यूज होगा, सैड नहीं होगा, हालांकि पास्ट की बात है, ये शेक्सपियर ने कहा था, थोड़ी कहता है, लेकिन शेक्सपियर सेज, कीट सेज, गीता सेज, ये प्रेजेंट यूज करते हैं हमेशा कोटेशन वाले में, ठीक है, कोटेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। अब हमें कितना 18-19 पे आ जाते हैं। अब कुछ एक वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हमेशा ये जिरंड ही यूज होता है, जिनके साथ हमेशा आईएनजी आती है, वो वर्ब आपको याद रखनी है। नो यूज, नो गुड, ठीक है, नो यूज, नो गुड, अवॉइड, एंजॉय, माइंड, ठीक है, स्टॉप, ठीक है, और ये हेल्प भी, ठीक है, कीप, कीप, स्टॉप, अवॉइड, एंजॉय, माइंड, इन सब के वर्थ भी है, वर्थ, ये वर्थ वाला याद रखना, जो पेपर में आता है कई बार, इन सब के साथ कोई दूसरी वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा आईएनजी वाली वर्ब यूज होंगी इन सब के साथ। जैसे ये ले लो, पहले एक प्रोवर्ब भी है, इट इज नो यूज क्राइंग, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राइंग, नो यूज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म और ये आईएनजी। यू शुड अवॉइड, यू शुड, देखो शुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ अवॉइड अभी बताया था, मोटो के साथ फर्स्ट फॉर्म, अवॉइड के साथ फिर आईएनजी लगेगी। यू शुड अवॉइड मिक्सिंग विद बैड बॉयज, यू शुड अवॉइड मिक्सिंग, ही अवॉइड, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप गोइंग, कीप स्माइलिंग, ही केप्ट वॉकिंग, ही कीप्स टीचिंग, कीप्स वॉकिंग, चलता रहता है वो, इन सब के साथ आईएनजी लगेगी, अवॉइड के साथ आईएनजी, इट इज नो यूज, अवॉइड, एंजॉय, दे एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट, माइंड, आई डोंट माइंड गोइंग देयर, आई डोंट माइंड गोइंग देयर, ये वर्ब याद रखने हैं। वर्थ, इट इज वर्थ हैविंग, इट इज वर्थ डूइंग इट, इट इज वर्थ गोइंग देयर, वर्थ के साथ नो यूज, नो गुड, अवॉइड, एंजॉय, ये वर्ब हमेशा आईएनजी ही यूज होंगी, इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। कीप्स वॉकिंग, माइंड गोइंग, वुड यू माइंड पासिंग, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, जैसे बोलते हैं ना, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये तो एक मुहावरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे मुहावरा होता है ना, चिड़िया चुग गई खेत। अब लेकिन इसका हिंदी मीनिंग अलग है, बिखरे हुए दूध पे रोने से क्या फायदा, दूध बिखर जाता है उस पे रोने से क्या फायदा, ऐसे अब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फायदा पछताने का, ठीक है। आगे चलते हैं रूल नंबर 20 पे, 20 हो गया ना, ऑलरेडी, जस्ट, ठीक है, टिल नाउ, यट, ठीक है, और एवर सिंस,
एवर सिंस भी होता है, और सो फार और बिफोर। ये वर्ड्स है ना सारे, इन वर्ड्स की पहचान याद रखनी पड़ेगी। ये वर्ड्स दिखते ही पता लगना चाहिए कि कैसे टेंस यूज करना है, कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी है। ऑलरेडी हो, जस्ट हो, टिल नाउ हो, यट हो, एवर सिंस हो, सो फार हो और बिफोर हो। तो हमेशा ही हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी इन सब सेंटेंस में। और ये ऑलरेडी और जस्ट का तो स्ट्रक्चर भी याद रखना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होंगे दोनों। आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, मैंने पहले ही चाय पी ली। देखो ये हैव टेकन ऑलरेडी आ जाना सेंटेंस में, तो ये हैव हैज लगेगा और थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट टेंस की पहचान नहीं है तब तक यूज नहीं करते। जब मैं ये कहूँ ना कि व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, तो वो पहले ही चाय पी चुके थे, तो फिर दे हैड ऑलरेडी टेकन टी। पास्ट हम तभी यूज करते हैं इनमें जब हमें पास्ट टेंस की पहचान हो सेंटेंस में, नहीं तो पास्ट नहीं। जैसे वो हैड बीन बताया था ना कि उस 1 घंटे से वेट कर रहा था, सिंपल सेंटेंस में हम यूज नहीं करेंगे। जब कोई भी क्लू नहीं हो पास्ट की तो हम पास्ट यूज नहीं करते, तो यहां पर हम हैड नहीं लगाएंगे, हैव ही रहेगा। आई हैव ऑलरेडी टेकन, शी हैज जस्ट हो तो भी, जस्ट है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज जस्ट गॉन, वो अभी अभी गई है। शी हैज जस्ट गॉन। आई हैव ऑलरेडी टेकन, मैंने पहले ही चाय पी ली। देखो जस्ट कहाँ यूज कर रहे हैं, हैज और गॉन के बीच में, हैव और टेकन के बीच में। इन सभी वर्ड्स के साथ, ये लगभग सारी एडवर्ब हैं, इन सब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। एवर सिंस भी होता है, सो फार भी, बिफोर भी। बिफोर वाला देखो कैसे, ये बिफोर अलग है। देखो एक तो बिफोर में आईएनजी वाला बताया था, एक वो पास्ट परफेक्ट वाला। ये सेंटेंस के लास्ट में बिफोर होता है। आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर, ये बिफोर है यहाँ सेंटेंस के लास्ट में बिफोर। ये सेंटेंस के लास्ट में बिफोर होता है ना यहाँ, उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर, मैं पहले कभी आगरा नहीं गया हूं, यहाँ वो पहले है। मैं पहले कभी भी आगरा नहीं गया था नहीं बोलेंगे, मैं पहले कभी भी आगरा नहीं गया हूं। आई हैव नेवर बीन टू आगरा भी बोल देते हैं, आई हैव नेवर बीन टू आगरा बिफोर। आई हैव नॉट सीन हिम हियर बिफोर, मैंने उसको पहले यहाँ नहीं देखा कभी भी। आई हैव नेवर सीन हिम, तो ऐसे आता है ये बिफोर वाला। एवर सिंस भी आता है। यट, ये यट वो कंजंक्शन वाला नहीं है। देखो बिटा के सेंटेंस लिखता हूं मैं एग्जाम्पल, देखो ये यट वो सेंटेंस होता है ना कंजंक्शन, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, वो नहीं, ये एक एडवर्ब है जो सेंटेंस के लास्ट में आती है। ही हैज नॉट कम यट, वो अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब अभी तक है। एक जो यट होता है ना, वो यट कंजंक्शन होता है, उसका मतलब होता है फिर भी, वो एक अलग सेंटेंस है। ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। ये तो कंजंक्शन है फिर भी। यहां इस यट का मतलब है अभी तक, अभी तक, वो अभी तक नहीं आया। सी हैज नॉट कम यट, टिल नाउ था ना ये, टिल नाउ वो ही है यट, अभी तक नहीं आया। ये सेंटेंस के लास्ट में आता है यट, ये सेंटेंस के लास्ट में बिफोर। ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हो, जस्ट हो, या फिर यट हो, सो फार हो, एवर सिंस हो। ठीक है, इसमें एक वर्ड और है लेटली, कहां लिख रखा है, ये रहा लेटली। लेटली जो होता है ना, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही लेता है। लेटली का मतलब रिसेंटली ही है, समझ, रिसेंटली भी होता है इसमें, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, एवर सिंस की तरह, बिफोर की तरह है। ही हैज बॉट ए कार लेटली का मतलब अभी हाल ही तक, अभी तक। ठीक है ना, ऐसे यूज करते हैं इसमें।
तो ये ऑलरेडी हो, जस्ट हो, और ये लेटली हो, एवर सिंस हो, बिफोर हो। बिफोर वाले कंफ्यूज मत हो ना, ये बिफोर सेंटेंस के लास्ट में होता है। वो बिफोर थे ना, वो कंजंक्शन थे, ये बिफोर ये इसके लास्ट में है। ठीक है, कितने हो गए? 20, 21 पे आ जाओ। अब देख लो यस्टरडे, यस्टरडे, एगो और लास्ट, इसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं अगर ये सारे हैं तो जैसे यस्टरडे आई वेंट टू आगरा, कल मैं आगरा गया था। यस्टरडे आ जाए किसी सेंटेंस में, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट संडे, तो हमेशा ये पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है, इन तीनों में। यस्टरडे का मतलब तो कल ही है, बीता हुआ कल। यस्टरडे का मतलब ये थोड़ी है टुमारो होगा तो फ्यूचर होगा। ठीक है, तो अब ले लेते हैं हमें एक इंपॉर्टेंट, देखो ये अनटिल, अनलेस, टिल, ठीक है, एज सून एज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इवन इफ, इवन इफ, या व्हेन, या बिफोर, ये देखो बिफोर एक बार फिर आ गई, एज सुन एज हो, अनटिल हो, टिल हो, इवन हो, ये सारे कंजंक्शंस ने दो क्लोज जोड़ रखे हो, और उसमें से एक प्रिंसिपल क्लोज जो है, प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में हो, एक क्लोज फ्यूचर टेंस में हो, सेल विल वाला, और इनसे दूसरा क्लोज जोड़ रखा है, तो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। बिफोर है, इवन इफ है, टिल है, अनटिल है। जैसे देखो, वी शैल वेट फॉर हिम अनटिल ही केम, या कम, या कम्स। एक तो अनटिल ही कम, अनटिल ही कम्स, या केम। देखो ये कंफ्यूजन हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा अनटिल हो, एज सुन एज हो, टिल हो, है, और या फिर ये इवन इफ हो, व्हेन हो, बिफोर हो, और लेकिन दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए। देखो ये फ्यूचर टेंस वाला, ये शैल विल हो, फ्यूचर टेंस हो, ये मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ये भाई दो सेंटेंस है ना, उनको दो क्लॉज बोलते हैं। जिसमें कंजंक्शन होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कंजंक्शन नहीं है वो मेन क्लॉज होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज। क्लॉज का अलग टॉपिक है। तो ये तो एक सेंटेंस है, ये समझ लो आप। क्लॉज अगर याद ना रहे तो, समझ में ना आए तो ये जो मेन एक सेंटेंस है ना, चाहे ये बाद वाला हो या पहले वाला हो, जैसे वो इफ में बताया था वैसे ही, तो वहां पर हम ये फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो कम ही है तो हम एस लगाएंगे ना, अनटिल ही कम्स हो जाएगा, अनटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता। अनटिल का मतलब जब तक, अनलेस का मतलब यदि, अनलेस कंडीशन बताता है, ये टाइम बताता है। तो ये अनटिल आ गया तो भी ऐसे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इंडेफिनिट यूज करेंगे। ऐसे और भी ले लो सही, जैसे मान लो ये एज सुन एज लगा लो, एज सुन एज दे कम हियर दे विल गेट प्राइज। देखो ये एक सेंटेंस जो है ना, बिना कंजंक्शन वाला सेंटेंस, उसमें फ्यूचर टेंस हो, बिना कंजंक्शन वाला सेंटेंस में फ्यूचर टेंस हो, और वो सेंटेंस में टिल, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इवन इफ, या इफ भी हो तो भी, और व्हेन हो, बिफोर हो, उनसे जोड़ रखा है, तो फिर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। देखो सेल विल आ गया, अनटिल से जोड़ रखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज सुन एज से जोड़ रखा है तो ये फर्स्ट फॉर्म कम, दे कम। और ले लो एग्जाम्पल बिफोर का ले लो, आई शैल वेट, I shall go out before he comes.
उसके आने से पहले मैं चला जाऊंगा, आई शैल गो आउट बिफोर इट कम्स। तो जब यहाँ फ्यूचर टेंस आ जाए, बिफोर के साथ जुड़ा हो, एज सुन एज हो, टिल हो, अनटिल हो, अनलेस हो, ठीक है, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा इनके साथ हमेशा ही, सभी में फ्यूचर टेंस हो और ये कंजंक्शन हो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। टिल, अनटिल, बिफोर वाले तो कई रूल हो गए ना, बिफोर वाले तो बहुत सारे रूल हो गए। अब बताता हूं आपको एक ये हिस्टोरिकल फैक्ट वाला। हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं ना, वो हमेशा पास्ट टेंस ही लेते हैं। हिस्ट्री की कोई बात आ जाए, पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। कैसे? गांधी जी फॉट, गांधी जी देश के लिए लड़े, लड़े थे बोलते हैं, लेकिन वो हैड फॉट नहीं बोलेंगे, हैड फॉट नहीं होगा, जब वाज फाइटिंग नहीं। गांधी जी फॉट फॉर आवर कंट्री, गांधी जी देश के लिए लड़े, फॉट फॉर आवर कंट्री, ठीक है। हिस्ट्री की कोई बात है तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम बात करते हैं WS फैमिली वाला, बताता हूं आपको एक। WS फैमिली होते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, उनके बाद, उनके जस्ट बाद कोई ब्लैंक है, व्हाट, व्हेन, वेयर के बाद कोई ब्लैंक है, तो उसमें टू यूज करते हैं। अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वो वर्ब टू के साथ यूज होगी। ये नॉन फाइनाइट वाला रूल हो गया। जैसे आई नो और हाउ यूज कर लिया और फिर ब्लैंक है, तो यहां इसके बाद अगर सब्जेक्ट नहीं है ना और वर्ब यूज करनी है तो बिना टू के नहीं आएगी। हाउ टू राइट, मैं जानता हूं कैसे लिखते हैं। आई डोंट नो वेयर टू गो, आई नो, आई टॉट हिम हाउ टू स्विम, आई नो व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे पता है। आई नो व्हाट टू डू, आई नो हाउ टू राइट, कैसे लिखना है मैं जानता हूं। ऐसे ये WS फैमिली हो, व्हाट हो, व्हेन हो, हाउ हो, विच हो, उनके तुरंत बाद हमेशा टू आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, अकेले नहीं आती, ध्यान रखना। यानी टू इन्फिनिटिव आएगा इसमें, ठीक है। WS फैमिली वाले कहीं भी नहीं भाई, WS फैमिली के तुरंत बाद ब्लैंक हो कोई तो उसमें हम यूज करते हैं। तो 24 रूल हो गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये सारे पढ़ने के बाद काफी हद तक कवर हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी एग्जाम्पल के लिए, एक दूसरी वीडियो में करेंगे ऐसा, ठीक है। रूल नंबर 25 पे चलते हैं। अब हम ले लेते हैं ये फ्यूचर वाला ले लेते हैं, टुमारो, टुमारो हो, नेक्स्ट हो, ठीक है, या ये शॉर्टली भी बोलते हैं, शॉर्टली, शॉर्टली और दिस, ठीक है ना। ये सारे वर्ड हैं तो ये हमेशा फ्यूचर टेंस ही लेंगे, फ्यूचर टेंस यूज होगा। दिस भी फ्यूचर शो करता है, दिस भी फ्यूचर शो करता है, जैसे कि दिस मंडे, आने वाला मंडे होगा, दिस संडे, दिस ईयर, आने वाला साल होगा। तो आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले वीक हम, देखो ये आई और वी के साथ तो शैल लगता है, सिंपल फ्यूचर की बात है ये, लगता तो विल भी है, आई और वी के साथ तो शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं, इन सब में फ्यूचर होगा। द ट्रेन विल कम शॉर्टली, शॉर्टली भी मतलब जल्दी ही, द ट्रेन विल कम शॉर्टली, बहुत जल्दी ट्रेन आने वाली है, ये शॉर्टली भी फ्यूचर शो करता है। शॉर्टली, नेक्स्ट, टुमारो, फॉलोइंग, फॉलोइंग संडे का मतलब क्या, आने वाला संडे, ठीक है। टुमारो, यस्टरडे शो करता है पास्ट और टुमारो शो करता है फ्यूचर, नेक्स्ट वाला, तो इन सब में फ्यूचर टेंस आएगा। अब ले लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, जैसे ये डेली वर्ड हो, डेली हो, नेवर हो, नेवर, ऑलवेज, एवरी, सेल्डम, ठीक है, यूजुअली, जनरली,
ये सारे वर्ड यदि किसी सेंटेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे हम इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जैसे ही कम्स हियर डेली, वह प्रतिदिन यहां आता है। नेवर हो तो भी, ऑलवेज हो तो भी, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ईयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सेल्डम का देख लो एग्जाम्पल, सेल्डम मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, नेवर होता है इसका मतलब। सेल्डम बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो काटना, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये प्रोवर्ब है, मुहावरा है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो सेल्डम वर्ड आ जाए ना तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं सेल्डम में, ठीक है। डेली हो, ऑलवेज हो, जनरली हो, हार्डली हो, रेयरली हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अब हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसे ही हैं दो चार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि भी एट दिस टाइम, कंटिन्यूस में इंडेफिनिट का तो ये था, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, ठीक है, नाउ, राइट नाउ, ठीक है, दीज डेज, these days, nowadays, इनमें 95% इनमें nowadays और these days में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाता है, लेकिन जनरली ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेते हैं, ये बाकी सारे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेंगे। एट दिस टाइम ही इज रीडिंग ए बुक, इस टाइम वो एक बुक पढ़ रहा है। एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ऐसे, ठीक है। तो दीज डेज, इन दिनों वो एक बुक लिख रहे हैं। दीज डेज दे आर वर्किंग हार्ड, इन दिनों वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे इन सब के साथ। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, राइट नाउ, नाउ ही इज वर्किंग इन दैट इंस्टीट्यूट, अब वो इस इंस्टीट्यूट में काम करता है। ऐसे प्रेजेंट यूज करते हैं, पास्ट यूज करते हैं, ठीक है। कितना होगा 27। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ड्स हैं कुछ, डेली, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हैं और फ्यूचर के लिए भी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं 27, 28। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फॉर्म स्टार्टिंग में आती है, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। जैसे भी स्टे हियर, यहीं रुको, है, ऐसे डू इट, गो होम, घर जाओ, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहती है। अगर इंपेरेटिव अगर नेगेटिव है ना, मतलब प्रोहिबिटिंग है, तो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जैसे डू नॉट, डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब है तो हमेशा वो इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में रहती है। डू हो, गो हो, स्टे हो, कम हियर, गो होम, डोंट मेक नॉइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी, ये जो नैरेटिव पास्ट होता है ना, नैरेटिव पास्ट, वो हमेशा प्रेजेंट में बताया जाता है। कई बार पास्ट टेंस वाली जो स्टोरी बतानी है तो वो प्रेजेंट में बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे? जैसे हम स्टोरी सुना रहे हैं भी, अकबर बीरबल को बुलाता है और बीरबल को ये सारी बात समझाता है, फिर वो फैसला लेता है। ऐसे हम पुरानी स्टोरी बता रहे हैं ना कोई, उसको नैरेटिव बोलते हैं। नैरेटिव ये पास्ट टेंस भी। जैसे कि अकबर कॉल्स बीरबल को बुलाता है एंड डिसाइड्स टू डू कोई भी काम, ऐसे बताते हैं ना। फिर भाई वहां से अर्जुन है, वो श्री कृष्ण से मिलता है, श्री कृष्ण उसको समझाता है, भगवान कृष्ण समझाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें लड़ाई तो करनी होगी। वो प्रेजेंट में भी
बताते हैं ना पास्ट वाली स्टोरी हम, तो उसको नैरेटिव पास्ट बोलते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है। अब एक याद रखना, ये न्यूज हेडलाइंस होती है ना, न्यूज हेडलाइंस। न्यूज हेडलाइंस हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती हैं। हेडलाइन हम जब देखते हैं ना तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बोली जाती हैं। जैसे पीएम इनॉग्रेट्स, पीएम इनॉग्रेट्स द न्यू स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, पीएम इनॉग्रेट। अब न्यूज़पेपर में आती है कि फ्यूचर टेंस शो करने के लिए या पास्ट शो करने के लिए प्रधानमंत्री ने नए स्टेशन का उद्घाटन किया, नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द न्यू रेलवे स्टेशन। अब ये प्रेजेंट में आता है। प्रेसिडेंट मीट्स, प्राइम मिनिस्टर मीट्स द प्रेसिडेंट, ऐसे हेडलाइन होती है, उसमें भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं हेडलाइंस में भी। ठीक है। एक ये याद रखना आपको, एक ये मैंने हेल्प बताया था ना, ये अवॉइड, एंजॉय, अवॉइड, कीप, इनमें फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है। देखिए कांट हेल्प वाला पेपर में बहुत आता है, कांट हेल्प के साथ हमेशा आईएनजी यूज होगी। कांट हेल्प, ये कांट हेल्प बिल्कुल अवॉइड की तरह होता है। इस कांट हेल्प का मतलब है अवॉइड, अवॉइड करना। जैसे आई कुड नॉट, पास्ट में ऐसे होता है आई कुड नॉट हेल्प, इसका मीनिंग बड़ा अजीब होता है। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, एग्जाम में बहुत बार देखा है मैंने, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। आई कुड नॉट अवॉइड लाफिंग, आई कुड नॉट अवॉइड वीपिंग। ऐसी मूवी थी, मैं रोए बिना नहीं रह सका। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, हंसे बिना नहीं रह सका। ये कुड नॉट हेल्प, हेल्प में तो वैसे भी आती है, लेकिन ये कांट हेल्प वाला आप जरूर याद रखना है। हेल्प वाले तो हैं, कीप है, और ये पोस्टपोन है, और ये क्या क्या थे, कीप और अवॉइड, एंजॉय और नो गुड, नो यूज, ये सारी वर्ब है ना, इनके साथ हमेशा आईएनजी लगती है। तो ये कांट हेल्प वाला मैंने अलग से बता दिया। ठीक है। अब एक और देख लो, 32 नंबर हो गया, 32। अब ये जो वाइल है ना, वाइल वाले रूल जरूर याद रखना। वाइल है, वाइल में हमेशा आईएनजी आती है, वाइल वाले सेंटेंस में। वाइल के जस्ट बाद भी, जैसे भी वाइल गोइंग टू स्कूल आई मेट माई फ्रेंड, वाइल गोइंग टू स्कूल आई मेट माई फ्रेंड। स्कूल जाते समय, वाइल गोइंग टू, स्कूल जाते समय मैं अपने दोस्त से मिला। और ये जस्ट बाद, इनके साथ अगर सब्जेक्ट है ना यहाँ, तो भी आईएनजी आएगी। जैसे वाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल। अगर ऐसे भी हम यूज करें सब्जेक्ट के साथ तो भी कॉन्टिन्यूस आएगा, जनरली पास्ट ही होता है। तो while going to school I met my friend, while he was going to school he saw a snake, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने एक सांप देखा। he was going to school he saw a snake, जब वो स्कूल जा रहा था उसने सांप देखा। while के साथ हमेशा आईएनजी यूज होती है। कितने हो गए नंबर, आगे पीछे हो गए क्या, 32 हो गए। एक वर्ब और है, वो है ये लेट वाली, ये ट्रांजिटिव वर्ब है वैसे लेट, तो मैं ट्रांजिटिव वर्ब बता देता हूँ रूल में। लेट का क्या होता है, 32, 33। देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसमें देखो एक तो लेट है, ये मेक है, बिड है, जनरल तो ये है ही, और ये सी और हियर भी हैं, सी हियर। सेंसेशनल वर्ब भी कहते हैं, देखना, सुनना, स्मेल करना, फील करना, बनाना। ये लेट जो है ये तो कहीं भी हो, कैसे भी हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। पैसिव वॉइस में ये थोड़ी बदल जाते हैं,
जैसे भी लेट अस गो, फर्स्ट फॉर्म, लेट हिम, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, फर्स्ट फॉर्म आती है। ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ वो ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, सकर्मक क्रियाएं, और इनट्रांजिटिव अकर्मक। जैसे हंसना है, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो है ये ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब अलग से एक वीडियो में समझाएंगे। तो ये ही मेड मी लाफ, ये देखो ये सेंटेंस जरूरी इंपॉर्टेंट है, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, पॉजिटिव वर्ब्स बोलते हैं इनको। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे समझाया। तो ही अंडरस्टूड मी नहीं, ही मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया। ऐसी बेड भी होता है, शी बेड हर गो होम, मेड मी लाफ, ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया। ही मेड मी स्टैंड ऑन द डेस्क, उसने मुझे डेस्क पे खड़ा किया। ये ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ है बेयर इन्फिनिटिव लेती है, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, एक को बताता हूं, 34 हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज। देखो रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज में हु विच ये यूज करते हैं, द काउ विच आई बोट, द लेडी हु इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, उसमें हम वो विच और हु विच हाउ उनको हटा देते हैं, इसलिए वो रिड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं कैसे। जैसे ये सेंटेंस ले लो, द लेडी हु इज वेयरिंग अ साड़ी, साड़ी के लिए साड़ी बोलते हैं, इज द प्रिंसिपल, द लेडी हु इज वेयरिंग अ साड़ी इज द प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। इसमें हु आता है, इसमें विच आता है, कई बार दैट भी आ जाता है। तो इसमें अगर हम इसको हटा दें हु को, तो ये सीधी बनेगी द लेडी वेयरिंग अ साड़ी, वो महिला जो साड़ी पहने हुए, वो महिला जो साड़ी पहने हुए वो प्रिंसिपल है, वहां वो खड़ी। द लेडी हु इज स्टैंडिंग देयर, द लेडी स्टैंडिंग अंडर द ट्री, सीधा लेडी के बाद ये वर्ब आ गई हु के बिना, इसलिए इसको रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। द लेडी वेयरिंग अ साड़ी इज द प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे रिड्यूस में सीधा ये आईएनजी, द बॉय कैरिंग द बैग, वो लड़का जो बैग लिए हुए है, द बॉय कैरिंग द बैग, ऐसे यूज करते हैं ना उसको। अब आगे चलते हैं 35 वाला रूल। शॉर्ट, क्या है उसका, शॉर्ट प्रोहिबिटेड सेंटेंस, शॉर्ट प्रोहिबिटेड सेंटेंस, छोटे जो निषेध वाले सेंटेंस है ना, छोटे सेंटेंस, उसमें भी हमेशा आईएनजी आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं। कैसे, जैसे ये नो पार्किंग, नो पार्क नहीं होता, नो पार्क नहीं, नो पार्किंग होता है, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग बोलते हैं ना, नो स्मोकिंग, स्टॉप राइटिंग, छोटे सेंटेंस जो कि प्रोहिबिटेड सेंटेंस, छोटे निषेधात्मक वाक्य जो जिसमें निषेध किया गया, रोका गया कोई, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, और ऐसे स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग बोलते हैं ना। स्टॉप के साथ तो वैसे आईएनजी आती है, तो इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं इसमें, नो पार्किंग वाले में। ठीक है, अब वो लेते हैं आगे, 36 पे आ जाओ। अब देखो ये नो सूनर और ये हार्डली है, और एक है स्कार्सली, इन सब के साथ ये क्या स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना, मैं बेटा के अच्छी तरह बताता हूं, ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखना इन तीनों की। कंजंक्शन में भी बताएंगे इसको, कंजंक्शन वाले वीडियो में भी, लेकिन अभी इसमें बता देते हैं। देखो नो सूनर हार्डली स्कार्सली,
तो ये हार्डली के साथ अब हम सेंटेंस बनाएंगे हार्डली, तो उसके तुरंत बाद हैड यूज होगा यहाँ। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन when it began to rain, hardly had he reached the station it began to rain। तो यहाँ हार्डली होगा, हार्डली के तुरंत बाद ये हैड यूज होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे स्कार्सली है, स्कार्सली भी सेम है, स्कार्सली में भी सेम ऐसे ही है। स्कार्सली हैड ही रीच द स्टेशन, मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा था कि बारिश शुरू हो गई, किस गाड़ी चल पड़ी। ऐसे नो सुनर वाला भी जरूर याद रखना है। नो सुनर डू डज डिड आता है, नो सुनर वाले में नो सुनर के तुरंत बाद डू डज डिड आएगा। और यहां देखो ये तो थर्ड फॉर्म है और यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है। इसमें भी ऐसे डू डज डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म बताई थी मैंने, नो सुनर डिड ही कम हियर, no sooner did he step out, no sooner did he come here, और it began to rain। मुश्किल से नो सुनर, यानी जैसे वो यहाँ अब बारिश शुरू हो गई, नो सुनर के साथ हार्डली के साथ, स्कार्सली हार्डली एक जैसे ही हैं, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, स्कार्सली हार्डली। नो सुनर वाले में याद रखना है नो सुनर के साथ ये डिड आएगा या डज आएगा या डू आएगा। डू डज डिड में से कोई भी आ सकता है स्कार्सली हार्डली के साथ, ठीक है। इसमें नो सुनर हार्डली स्कार्सली, ठीक है। तो चलो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।